नमस्ते मित्रों, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर से आपके लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो लेके आया हूँ। आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान के अध्याय प्रथम आवर्तविधि पादपों जनन में भाग 3 में अध्ययन करेंगे। पहले इससे पुराने वीडियो में भाग 2 में हमने आवर्तविधि पादपों में कायिक जनन की प्राकृतिक विधियों का अध्ययन किया था। उसके बाद में कृत्रिम विधियों का अध्ययन किया था। कृत्रिम विधियों के अंदर हमने इसकी दो प्रमुख विधियां कर्तन विधि, जिसको कलम विधि या दाब विधि का अध्ययन किया था। आज हम इसकी कृत्रिम कायिक जनन की तीसरी विधि रोपण विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि में उन्नत किस्म के दो अलग अलग पौधों के भागों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि आपस में जुड़कर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। यानी दो अलग अलग पौधे की किस्मों को लिया जाता है, दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इस विधि में उच्च गुणों वाले पादप के उस भाग को जिसका रोपण किया जाता है उसे तो हम कलम कहते हैं, जबकि निम्न गुणों वाला वह पादप जिस पर कलम को लगाया जाता है उसे स्कंद कहते हैं। स्कंद का प्रयोग सदैव आधार के रूप में कलम और स्कंद को इस प्रकार से काटकर और कसकर एक दूसरे से बांध दिया जाता है जिससे कि दोनों के ऐदा एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रहे। ऐदा का मतलब कैम्बियम होता है यहाँ पर, और इसका अध्ययन हमने कक्षा 11 में पहले से कर चुके हैं। कुछ समय बाद जब दोनों की ऐदाएं आपस में जुड़ जाती है तथा इनकी कोशिकाएं विभाजन प्रारंभ कर देती है, तब धीरे धीरे दोनों के संवर्तन पे आपस में एक दूसरे संपर्क स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बात ध्यान रखने योग्य है कि कुछ समय बाद में इनकी दोनों कोशिकाएं जब आपस में विभाजन कर लेती है, दोनों आपस में विभाजन करने के बाद एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, नहीं जुड़ जाती है। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के प्रवर्धन के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी वे सारे पौधे जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं उनमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। रोपण की मुख्य रूप से 4 विधियां जो अपने कोर्स के अंदर है। सबसे पहली विधि है विहिप या जीवारोपण विधि। इस रोपण में समान मोटाई वाले कलम और स्कंद को लिया जाता है, यानी कि दोनों पौधों जिनमें जो कलम के रूप में ले रहे हैं जिसका आधार स्कंद के रूप में ले, दोनों की मोटाई समान होती है और दोनों में यानी कलम के अंदर और स्कंद के अंदर वी आकार का बीच में एक चीरा लगाया जाता है। यानी इनके दोनों के अंदर वी आकार एक चीरा लगाते हैं जिससे कि कलम स्कंद में आसानी से फिट हो जाती है तथा इसके बाद दोनों को आपस में एक दूसरे से कसकर बांध दिया जाता है। दूसरी विधि है फच्चारोपण विधि। इस विधि के अंदर भी स्कंद में हम वी आकार का चीरा लगाते हैं, जबकि कलम के अंदर हम कील के आकार का यानी बेज आकार का चीरा लगाते हैं और कलम को स्कंद में फिट कर अच्छी तरह से उसको बांध दिया जाता है। तीसरी विधि है, इसको बोलते हैं किरीट रोपण विधि। इसे हिंदी में मुकुट रोपण भी कहा जाता है। इस विधि में खासियत ये होती है कि इसमें कई कलमों को चुना जाता है और उनके आधार को काटकर नुकीला कर दिया जाता है। अब स्कंद के चारों तरफ भी उन कलमों के नुकीले भाग के आधार पर कई दरारें बनाकर कलम के आधार को उन स्कंद में फंसा देते हैं और अंत में इनको कसकर बांध दिया जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें एक ही स्कंद में कई सारे कलमों को एक साथ बांधा जा सकता है। चौथी विधि है कलिका रोपण विधि। इस विधि में अच्छे गुण वाले पौधे की कलिका को काफ़ी गहराई से काटा जा कर निकाल दिया जाता है। अब किसी अन्य पौधे के तने में एक टी आकार का निशान बनाया जाता है और अब इस कलिका को इस टी आकार वाले भाग के अंदर गहराई तक घुसा दिया जाता है। उसके बाद उसकी छाल को पुनः मूल अवस्था में स्थापित कर दिया जाता है। अब इसके जोड़ वाले भाग जहाँ पर इस कलिका को उसके अंदर जोड़ा गया है उस भाग को मोम से लगाकर बांध दिया जाता है। 3-4 सप्ताह के अंदर तक ये कलिकाएँ स्फुटित हो जाती है। कुछ समय बाद स्कंद वाले पौधे के शेष भाग को यानी जहाँ से कलिका को जोड़ा गया था स्कंद में, उसके ऊपरी वाले भाग को वहाँ से काट दिया जाता है और इस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा सेब, गुलाब और नाशपाती के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार ये कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ थी जिसमें अपन ने अभी रोपण विधि पढ़ी और रोपण विधि के 4 भागों का अपन ने अध्ययन किया था, जिसमें जीवारोपण, फच्चारोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण था। कलिका रोपण होने के बाद में ये पादपों में अलैंगिक जनन यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन जनन की वह विधि कहलाती है जिनमें दो अलग प्रकार के युग्मक आपस में संयोजित होकर यानी एक दूसरे से मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि युग्मक हमेशा अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं हमेशा अगुणित अवस्था में होते हैं, जिनको एन यानी हैप्लॉइड से दर्शाया जाता है। और जब ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं लैंगिक जनन के समय तो एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं जो सदैव 2n या डिप्लॉइड अवस्था में होता है और यही युग्मनज आगे जाकर नई संतति का विकास करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लैंगिक जनन कहा जाता है।
आवृतबीजी पादपों में यह क्रिया हमेशा पुष्पों के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात उनमें जननांग सदैव पुष्पों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन पुष्पों को रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है। सामान्यतः आवृतबीजी पादपों में पुष्प को 4 भागों में बांटा जाता है, जो 4 अलग अलग चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। सबसे बाहर का चक्र बाह्य दल पुंज कहलाता है, जिसमें बाह्य दल पाए जाते हैं। ये सबसे बाहर के चक्र होते हैं जो सदैव हरे रंग के पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है पुष्प के भीतरी भागों की रक्षा करना। आपने कभी कलिका को देखा, यानी पौधों में कली को देखा, तो उसके बाहर की तरफ हरे रंग की जो बड़ी मजबूत मोटी पत्तियां पाई जाती है वो बाह्य दल कहलाती है। बाह्य दल के बाद दूसरे नंबर पर आता है दलपुंज। ये हमेशा बाह्य दल से अंदर की ओर स्थित होते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है विभिन्न रंग वाले और आकर्षक होते हैं, जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। सामान्यतः इनके रंग चटक गहरे होते हैं और अपन बोलचाल की भाषा में इनको पंखुड़ियां भी कहते हैं। तीसरा चक्र जो होता है उसको बोलते हैं पुमंग। यह पुष्प का नर जननांग वाला हिस्सा होता है और इसका जो एकल सदस्य होता है वो पुंकेसर कहलाता है। चौथा तथा अंतिम चक्र जायांग कहलाता है। यह मादा जननांग के रूप में पुष्प में पाया जाता है। यह स्वयं यानी कि जायांग स्वयं अनेक या एक अंडकों से मिलकर बना होता है। जीव विज्ञान की भाषा में यही अंडक स्त्री केशा के रूप में कहलाते हैं। प्रत्येक अंडक का निर्माण 3 अंगों से होता है, जिसको क्रमशः अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में बांटा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वे सभी पौधे जिनमें ये चारों चक्र पाए जाते हैं, उन पुष्पों को पूर्ण पुष्प कहा जाता है, और जिनके अंदर इन चारों में से एक भी चक्र अनुपस्थित रहता है उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बाह्य दल एवं दल हमेशा पुष्प के बंध्य भाग होते हैं। इनका जनन में कोई प्रकार का योगदान नहीं होता है, इसलिए इनको सहायक चक्र कहा जाता है। जबकि पुमंग और जायांग जनन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक या जननशील चक्र कहा जाता है। यहाँ पर आकर अपना अध्याय फर्स्ट खत्म हो जाता है। जहाँ तक मेरा विचार है, इस अध्याय में ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं, छोटे सवाल ही आते हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल है वह आपके अलैंगिक जनन, जिसको एपोमिक्सिस या असंग जनन कहा जाता है। इसके अलावा अपने प्राकृतिक कायिक जनन में तने के जो प्रवर्धन पढ़े थे, जिसमें आपने प्रकंद कंद उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। दाब विधि के अंदर आपके इम्पोर्टेंट वायु दाब विधि यानी गुट्टी विधि आती है। तो ये सवाल वे हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।